संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद, जैसे विजय जी ने कहा बहुत बड़ा तूफान नजर आना चाहिए था, वो नहीं आया, तो क्या वास्तव में संजय जी के लेकर शिवसेना के अंदर कुछ द्वंद्व था, और संजय राउत की गिरफ्तारी पे दिल्ली दरबार पे कोई असर पड़ेगा, बीजेपी की लॉबिंग पे असर पड़ेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा और विपक्ष एकजुट फिर नहीं हो पाएगा? क्या लगता है आपको? संजय जी देखिए, अगर हम पूरे घटनाक्रम को सामने रखें, जब से 20 जून की आधी रात के बाद शिवसेना में बगावत हुई तब से लेकर अब तक फिर जो हम अपेक्षा रखते हैं मीडिया वाले कई बार कि शिवसेना के आक्रामक तेवर यानी तोड़फोड़, उधम मचाएंगे, पूरे मुंबई को ठप करवा देंगे, वो कहीं नहीं दिखाई दिया, महाराष्ट्र में भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मुझे लगता है कई बार हमें भूल जाते हैं कि शिवसेना वर्जन 2 है, क्योंकि इसमें हमें अभी शिवसेना का नेतृत्व करने वाले उद्धव ठाकरे हैं, और हम लोग जिस बगावत की बात कर रहे हैं, जिस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, वो 2022 वाला है, इस वर्ष को भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अब जिस तरह की उद्धव ठाकरे जिस स्टाइल में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते नजर आते हैं, उसमें आक्रामकता है, लेकिन वो सड़कों वाली आक्रामकता नहीं है, क्योंकि मनसे ने वो प्रयोग महाराष्ट्र में करके देखा, और एक चुनाव के बाद उनको पता चला कि उनकी औकात एक की रहेगी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कम से कम उस तरह की राजनीति में, उस तरह की तोड़फोड़ वाली राजनीति में शिवसेना उस रास्ते पे जाते हुए पिछले कई वर्षों से नहीं दिखाई दी है। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है उस पर। एक और बात बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं आप कि इस तरह के तोड़फोड़ करने के लिए शिवसैनिक उधम मचाते नजर आते, जिस तरह से 90 के दशक में नजर आते, तो क्या होता? उद्धव ठाकरे ने स्वयं इस बारे में अपने नेताओं को और शिवसैनिकों को आगाह किया था। क्या भूलिएगा नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा उस तरफ था कि देखिए, बीएमसी चुनाव बस 2-3 महीने पर है, अगर सड़कों पे उतरकर शिवसेना के जो बचे हुए पदाधिकारी और शिवसैनिक कुछ भी उधम मचाते, तो कहीं ना कहीं ये मौका मिल जाता कि उन लोगों के ऊपर मामले दर्ज करके, क्योंकि अब वो सरकार नहीं है उनको बचाए, शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली, अजित पवार वाली, ये तो सरकार कहीं ना कहीं शिवसेना को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे मुझे उनके नेताओं से भी मैंने जब इस बारे में बात की, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कई शाखा स्तर पर जब बात होती है तो वही उत्तेजना नजर आती है, लेकिन नेताओं का कहना यह है कि हमारी ये रणनीति है, ये मत मानिए कि हमारी ये कमजोरी है। हालांकि जो भी हो, अब आपने जो दूसरा प्रश्न किया संजय जी कि दिल्ली के राजनीति पर क्या होगा, देखिए इस बात को तो कोई अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि एक समय था जब किसी के यहां ईडी की रेड हो जाए तो बहुत बड़ी खबर बन जाती थी, अभी भी बन रही है, लेकिन जिसके ऊपर रेड होती है लोग पूछते उसकी पार्टी क्या है। उनको जैसे ही पता चलता है कि वो पॉलिटिकल आदमी है तो मान के चलते हैं, चर्चा करते हैं, वो भाजपा विरोधी है ना, तो एक स्वाभाविक बात मानी जाती है ईडी की रेड होना, यानी इसमें कोई लोगों को अचरज नहीं होता। यानी मुझे लगता है कि पहले हम सुनते थे कि आईटी की रेड हो गई, एक कुछ नौ धनाढ़ी जो होते थे उनके लिए गौरव की बात होती, तो बोलते अरे यार अब तक मेरे यहां रेड नहीं हुई, ऐसी चर्चा सुनते थे कॉलेज के दिनों में। अब मुझे लगने लगा है कि इसके बाद की एक अलग युग शुरू होने वाला है कि भाजपा, घोर भाजपा विरोधी हूं मैं, अरे और उसे कोसा जाएगा, अरे कैसे भाजपा विरोधी हो, तुम्हारे ऊपर अभी तक तो न ईडी की न आईटी की रेड हुई, हो गई ये स्थिति। और हंसना संजय जी, अंदर से मैं भी हंस रहा हूं, क्योंकि देखिए ना क्या स्थिति बन गई है यहां पर। एक छोटी सी बात संजय जी बोल के मैं मेरा एक समाप्त करता हूं, क्योंकि कई बड़े लोग हैं जिनको मुझे भी सुनना है, खासकर डॉक्टर राकेश जी जैसे। तो उसमें एक बात देखिए, एक बात क्या है कि परसों महाराष्ट्र में एक ऐसा काम हुआ जो हो सकता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए नुकसान का हो, लेकिन इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की जो एक नई परंपरा, वैसे माफ कीजिए नई नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जोर शोर से, क्योंकि पहले भी होता रहा है, कांग्रेस के काल में भी सीबीआई को
पिंजड़े का तोता कहते आए, लेकिन अब लगने लगा है कि वो अपवाद था। अब जो है वो नियम बन चुका है इस तरह के राजनीतिक इस्तेमाल। इसमें देखिए क्या हुआ, परसों जालना नाम का एक जिला है महाराष्ट्र का, वहां के अर्जुन खोतकर नाम के नेता है, जो परसों तक, यानी पिछले परसों नहीं कहना चाहूंगा, पिछले सप्ताह तक उद्धव ठाकरे के नाम से, बाला साहब ठाकरे के नाम से और शिवसेना का शिवबंधन दिखाते हुए कई बातें करते रहते थे, बड़ी बड़ी बातें, और सही में उनको निष्ठा का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि इससे पहले शिवसेना की जो बगावतें हुई थी उस समय उन्होंने बहुत ही निष्ठावान नेता वाली भूमिका अदा की। उन्होंने आपको याद होगा कि दिल्ली में आकर एकनाथ शिंदे को मिले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से उनके बात हुई, उनके बेटे से बात हुई, काफी राव साहब दानवे भी थे उस मीटिंग में, काफी बातें हुई। उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ऑन कैमरा बोला, सबके पास वो वीडियो है, यानी उसमें कोई सबूत की बात नहीं, कोई अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से मेरे ऊपर संकट आया हुआ है, मैं 7 करोड़ मेरे परिवार ने लोन लिया और एक कोऑपरेटिव फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसको किसी ने लिया, बाद में अचानक ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, अब मेरा परिवार संकट में है। और उन्होंने पत्रकारों को कहा कि देखिए कोई सच नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं आपके सामने सच बता रहा हूं, क्योंकि हां मैं छोड़ रहा हूं, और आप ही बताइए, ये उनके शब्द है कि अगर संकट आ जाए तो कोई सहारा नहीं ढूंढेगा। मुझे लगता है संजय जी, इस देश में पहली बार किसी राजनेता ने ये सच बता दिया है कि मैं दल बदल रहा हूं, उसकी वजह मैं सहारा ढूंढ रहा हूं, और उसकी वजह मुझे संकट से पार होना है। और खासकर संजय जी, हम कई बार इस तरह के इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों को कोसते भी है, लेकिन जालना के उस छोटे शहर के और जिले के पत्रकारों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने अर्जुन खोतकर को इस तरह के सवाल पूछते रहे, ईडी को लेकर, बाकी लेकर, कि वो काफी, उनके आंखों में आंसू थे, पता नहीं मुझे, क्योंकि एक तरफ आंसू में आंखों थे जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि देखिए मैं तो बहुत ही दुखी होकर जा रहा हूं, मैंने उद्धव ठाकरे से भी बात की, उनकी अनुमति ली, वगैरह वगैरह। लेकिन नेता अभिनेता भी होते हैं, क्योंकि उनके सर पर उसी समय कुमकुम तिलक और चावल भी लगे हुए थे, जो शुभ कार्य के शुभारंभ में लगाए जाते हैं। तो उस बारे में उनकी भावनाओं को लेकर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, कितने प्रामाणिकता से दुखी होकर जा रहे थे। लेकिन उन पत्रकारों ने जो प्रश्न पूछे, उन पत्रकारों के प्रश्नों की वजह से उन्होंने अंदर का सब कुछ उगल दिया, और उसे साफ हो गया कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियां भी कई बार राजनीतिक इकाई की तरह काम आती है। पहले प्रचारक होते थे पूर्णकालीन, अब इस तरह की नए, एक तरह से, यानी किसी का मैं अपमान नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो दिख रहा है वो यही है।